तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। तो प्लास्टिसिटी को हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये क्या है कि एबिलिटी ऑफ ए सॉलिड मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन। हम लोग एक जानते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी का उल्टा प्लास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है, या जो हुक्स लॉ हम लोग जानते हैं, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट a stress is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन। ठीक है, ये हुक्स लॉ यही होता है। डायरेक्टली हो सकता है कि एग्जाम में ये सेम टू सेम लाइन उतार के दे दे और 4 ऑप्शन दे दे कि व्हाट इज हुक्स लॉ। तो विद इन इलास्टिक लिमिट अ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन, मतलब क्या है, इसमें हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का। ये स्ट्रेस हो गया इधर, यूनिट भी सबका इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनिट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रेन हो गया। तो क्या होता है, ग्राफ इस तरीके से जाता है। ये मान लो इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद क्या होगा कि ग्राफ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब क्या, जैसे रबड़ होता है या एक स्प्रिंग होता है। मान लो रबड़ है, ठीक है, या मान लो एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग है, ठीक है। ये स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं, मान लो ये क्या किए, खींचे। तो जब खींचेंगे इसको तो वापस से क्या है कि ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। कि स्प्रिंग को हम लोग खींचे हैं, एक लिमिट तक खींचते हैं, मान लो कि स्टार्टिंग में मान लो खींचे हैं, ये इस तरीके से हुआ, और छोड़ देंगे इधर से, मान लो अपना प्रेशर पी या फोर्स पी लगा के, फोर्स है एफ लगा के खींच रहे हैं। जैसे छोड़ें वापस से क्या हो गया, जैसे इसको छोड़ेंगे वापस से ये इसी पोजीशन में आ जाएगा, मान लो ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। जब खींचे तो इस तरीके से लग रहा है देखने में, और जब छोड़ेंगे तो वापस से ये पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो रबड़ वगैरह जो होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, जहां तक, जैसे मान लो पेंट का सीधा एग्जांपल लेते हैं कि पेंट में जो रबड़ होता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो रबड़ का इलास्टिक होता है वो खत्म हो जाता है, तो पेंट लूज हो जाता है, सीधा गिर जाएगा, ठीक है। तो जब तक पेंट का रबड़ में इलास्टिक लिमिट के अंदर है, मतलब पेंट क्या है कि यूजेबल है, तुम पहन सकते हो। और अगर पेंट लूज हो गया, उसका इलास्टिक फेल हो गया, रबड़ उसका जरूरत से ज्यादा खिंचा गया, मान लो वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, तो क्या होगा, उस केस में फिर तुमको अल्टरनेट खोजना होगा कि पेंट को कैसे हम लोग टिका कर रखे कमर में, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब क्या कि जितना हम लोग स्ट्रेस लगाएंगे स्ट्रेन भी उतना जाएगा, ठीक है। और एक ये जो इलास्टिक लिमिट, ये है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इसके अंदर हम जितना भी खींचे वापस से वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। और एक बार हम लोग इस लिमिट को जब क्रॉस कर जाएंगे, जब स्प्रिंग, जैसे मान लो स्प्रिंग को खींच लिए जरूरत से ज्यादा, तो फिर क्या होगा, वो वापस से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा। तो जब वो डिफॉर्मेशन हो गया, जब अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा, तो वही प्लास्टिसिटी कहलाता है, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या हो गया कि हम खींचे, प्रेशर अप्लाई किए, स्ट्रेस अप्लाई किए, वापस से अपना ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग इलास्टिक लिमिट, जो ये है इलास्टिक लिमिट को जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे, इलास्टिक लिमिट को क्या होगा, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा, वो मतलब इलोंगेट हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही कहलाता है प्लास्टिसिटी की। प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सॉलिड मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन, ए नॉन रिवर्सिबल चेंज ऑफ शेप इन रिस्पॉन्स ऑफ अप्लाइड फोर्स। कि हम लोग अब अप्लाइड फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई जो किए वह हटा भी देंगे ना, तो फिर भी वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आने वाला है। यही प्लास्टिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट होता है डक्टिलिटी। क्या होता है, तो डक्टिलिटी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है कि जिसके द्वारा हम लोग उसको वायर के रूप में खींच सकते हैं।
जैसे सोना वगैरह क्या है, गोल्ड, किसको पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है तो यही डक्टिलिटी कहलाता है। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बिस्कुट, जो बिस्कुट खाते हैं, ठीक है, बिस्कुट क्या होगा, खींचना चाहेंगे टूट जाएगा। बिस्कुट क्या होगा, खींचना चाहेंगे टूट जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर सोना लेंगे, गोल्ड लेंगे, उसको खींचेंगे ना, टूटेगा नहीं, वो मतलब खिंचाते हुए चलेगा, पतला तार के रूप में हम लोग खींच सकते हैं, तो वही डक्टिलिटी कहलाता है। और ये जो बिस्कुट जो हो गया एक तरीके से ब्रिटल का एग्जाम्पल हो गया, ब्रिटलनेस। तो डक्टिलिटी क्या हो गया कि जहाँ ये मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम लोग मटेरियल को एक पतले वायर के रूप में उसको खींच सकते हैं, तो ये डक्टिलिटी कहलाता है। तो देखो, ब्रिटल, फ्रैक्चर और डक्टिलिटी कहीं मटेरियल का है, तो जब भी डक्टाइल मटेरियल रहेगा, तो जब खींचेंगे 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 ना, तो क्या होगा, पहले मान लो ये होगा एकदम पूरा मस्त ऐसा करके होगा, ठीक है। अब मान लो इसको इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, बीच में पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, बीच में धीरे धीरे करके टूट जाएगा इस तरीके से। तो जब भी डक्टाइल डिफॉर्मेशन होगा तो इस तरीके से तुमको रफ सरफेस मिलेगा। और जब ब्रिटल फ्रैक्चर होगा कि अचानक से टूटने वाला, अचानक से टूट गया, तो उस केस में क्या होगा, ये ब्रिटल फ्रैक्चर नहीं होगा, तो इस तरीके से सॉलिड टूट जाएगा। तो यही डक्टाइल और ब्रिटल, यही बोलो एक तरीके से। अगर लेक ऑफ डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी कम है, तो क्या हो गया, उसी को ब्रिटलनेस बोलते हैं। व्हेन वी स्ट्रेच मटेरियल इट ब्रेक्स विदाउट एनी अप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, मतलब हम जब स्ट्रेच करेंगे मटेरियल को, तो बिना किसी डिफॉर्मेशन के वो टूट जाएगा, अचानक से क्या होगा, वो टूट जाएगा, तो यही कहलाता है ब्रिटलनेस, ठीक है। तो ब्रिटलनेस का भी दिया हुआ है कि मटेरियल इज सेड टू बी ब्रिटल व्हेन इट फेल्स टू यील्ड एंड चेंज इट्स शेप इफ सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बट ब्रेक्स सडनली इंस्टेड, मतलब उसमें जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसमें चेंज वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उसका शेप वगैरह में कुछ चेंज नहीं होगा, अचानक से वो टूट जाएगा, ठीक है। तो वही ब्रिटलनेस का एक एग्जाम्पल हो गया। तो क्या है, ग्लास जो है एक हार्ड है, ग्लास, ग्लास का एग्जाम्पल है, ग्लास क्या है, हार्ड है बट एट द सेम टाइम क्या है, ब्रिटल नेचर का है। जो ग्लास हम लोग यूज करते हैं, देखते हो ना ग्लास कैसे टूट जाता है, उसको खींच पाएंगे क्या, तार के रूप में नहीं खींच पाएंगे, लेकिन अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो टूट जाता है, अचानक से वो टूट जाता है। तो ग्लास किसका एग्जाम्पल है, ब्रिटलनेस का एग्जाम्पल है। और ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी में रिवर्स रिलेशनशिप है, कि डक्टिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रिटलनेस, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। मतलब क्या, कि ब्रिटलनेस जितना कम होगा, मतलब उतना ज़्यादा वो डक्टाइल मटेरियल होगा। अब ब्रिटलनेस जितना ज़्यादा होगा, उतना कम ये डक्टिलिटी होगा, ध्यान देना, ठीक है। अब आता है कि मेलिएबिलिटी क्या होता है। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है कि मान लो एक हम लोग इसे क्वाइन लेते हैं, ठीक है, ये क्वाइन ले लिए। अब क्वाइन में हम लोग ऊपर से हैमरिंग करेंगे, मान लो ठोक रहे हैं, ऊपर से हैमरिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्वाइन क्रैक होगा क्या, नहीं, ये चारों ओर फैल जाएगा, है ना, चारों ओर से फैल जाएगा, चारों डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फैल जाएगा। तो मेलेबिलिटी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच परमिट्स द मटेरियल टू बी एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट रप्चर, मतलब बिना टूटे फूटे वो मटेरियल को चारों डायरेक्शन में फैलने के लिए अलाउ करेगा, तो वही मेलेबिलिटी कहलाता है। तो सोना भी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मेलेबल होता है, वो बहुत ही ज्यादा डक्टाइल नेचर का होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, गोल्ड इसका एग्जाम्पल हो गया, कि अगर गोल्ड में मान लो इस तरीके से रख के अगर उसमें पीटते हैं, हैमरिंग करते हैं, और टूटेगा फूटेगा नहीं, रप्चर नहीं होगा, इस चारों और चारों मतलब हर एक डायरेक्शन में फैल जाएगा, तो यही मेलेबिलिटी कहलाता है। अब आता है कि टफनेस और हार्डनेस क्या होता है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, मोज स्केल ऑफ हार्डनेस पढ़ते हैं ना। मोज स्केल ऑफ हार्डनेस क्या होता है, कि रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन बोल दो या स्क्रैच बोल दो। हम लोग जियोलॉजी में तो स्क्रैच ही करते हैं ना, कि मान लो टाल्क हो गया, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट,
फेल्सपार, ऑर्थोकोलेज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड, ऐसा 10 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो ऊपर वाला है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या है कि ऊपर वाला नीचे वाले को इजिली स्क्रैच मार देगा, है ना। ऊपर वाला नीचे वाले को इजिली स्क्रैच मार देता है। तो हार्डनेस क्या हो गया, तो हार्डनेस मीन्स रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, एब्रेशन, वियर, स्क्रेचिंग, कटिंग और मशीनिंग। जियोलॉजी में हम लोग हार्डनेस को डिनोट कैसे करते हैं, हार्डनेस डिनोट्स द एबिलिटी टू रजिस्ट स्क्रेचिंग, ठीक है, एंड ए मटेरियल विच कैन स्क्रेच अनदर इज सेड टू पजेज मोर हार्डनेस देन द लेटर। मतलब जो मटेरियल दूसरे मटेरियल को स्क्रेच कर देगा तो बोलेंगे कि जो स्क्रेच करने वाला मटेरियल वो ज्यादा हार्ड है, जो स्क्रेच हो जा रहा है वो कम हार्ड मटेरियल है, ठीक है, ऐसा पढ़ते हैं। तो हार्डनेस क्या हो गया, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन हो गया। और टफनेस क्या होता है कि टफनेस से एग्जांपल देखो कि हम लोग का मान लो जो फोर व्हीलर में सामने जो विंडशील्ड होता है, सामने वाला जो गिलास होता है पूरा, ठीक है, अब क्या होता है, अगर ये हार्ड रहेगा, अगर ये हार्ड रहेगा तो क्या होगा उस केस में कि अगर मान लो हम लोग चल रहे हैं और पत्थर पड़ा, तो पत्थर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर ब्रिटल नेचर हार्ड हार्ड रहेगा तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, उड़ के गर्दन उर्दन में पड़ सकता है, घुस जाएगा गर्दन में, हो सकता है सामने जो व्यक्ति है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो विंडशील्ड कैसा होना चाहिए कि गाड़ी के सामने वाला जो एकदम मिरर होता है वो कैसा होना चाहिए, मिरर नहीं मतलब विंडशील्ड वो कैसा होना चाहिए, वो टफ होना चाहिए। मतलब अगर उस पे पत्थर भी आता है तो क्या होता है, पूरा इस तरीके से टूट जाता है ना, मतलब क्या बोले, एक तरीके से पूरा क्रैक हो जाता है, लेकिन वो टूट के उड़ के लगता नहीं है किसी को। तो ये क्या है, टफनेस का एग्जाम्पल है। तो टफनेस क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोडिंग, कि अचानक से कोई इम्पैक्ट पड़ा, अगर अचानक से कुछ इम्पैक्ट आ गया, मान लो गाड़ी चल रहा है, अचानक से एक पत्थर उड़ता हुआ आया, या रात में है कि कोई आदमी रुकवाने की कोशिश किया, पत्थर मारा, तो उसको जो रेजिस्टेंस करेगा, रेजिस्ट करेगा, तो वही टफनेस कहलाता है। इट इज ए प्रॉपर्टी विच कंबाइंस हाई इलास्टिक लिमिट विद डक्टिलिटी। मतलब क्या है, टफनेस ज्यादा है, मतलब क्या है, वो मटेरियल कैसा है, डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। ये नहीं जैसे मान लो जो ग्लास बताएं, जो हम लोग गिलास से पानी वगैरह पीते हैं वो क्या होता है, गिराओ नीचे या सीधा टूट जाता है, वो ब्रिटल नेचर का होता है। लेकिन ये जो विंडशील्ड होता है फोर व्हीलर वगैरह में, वो क्या होता है, डक्टाइल होता है। मतलब वो ये नहीं कि वो ढेला पड़ा, पत्थर पड़ा और टूट गया वैसे करके, नहीं, पूरा क्रेक डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो वो टफनेस का एग्जांपल है। टफनेस क्या हो गया, टफनेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोडिंग। आईटी प्रॉपर्टी मतलब क्या कंबाइन करता है कि हाई इलास्टिक लिमिट विथ डक्टिलिटी, ठीक है। एक मटेरियल को हम लोग टफ कर सकते हैं व्हेन कंसिडरेबल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर इट। किसी किसी मटेरियल को हम लोग टफ तब कह सकते हैं कि जब उसको फ्रैक्चर करने के लिए हम लोग एक पार्टिकुलर एनर्जी चाहिए होगा, एंड द फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विथ लोकल डिफॉर्मेशन। मतलब उसमें थोड़ा सा क्रैक व्रैक डेवलप होगा, उसी को बोला जाएगा लोकल डिफॉर्मेशन। तो ये टफनेस और हार्डनेस में डिफरेंस है, ठीक है। टफनेस क्या हो गया, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, स्क्रैच, और कुछ भी बोल दो, वियर बोल दो, इंडेंटेशन बोल दो, ये सब हार्डनेस हो गया। टफनेस क्या हो गया कि अचानक से लोड पड़ गया, तो उस केस में उसको रजिस्ट करे, टूटे फूटे ना, तो टफनेस का एग्जाम्पल, वो टफनेस कहलाता है, ठीक है। अब एक आता है कि स्टिफनेस और एक होता है रिजिलेंस। तो स्टिफनेस और रिजिलेंस में क्या अंतर है, ये देखो। हम लोग मान लो एक स्प्रिंग है, जो पेन वाला में टिप टाप वाला पेन होता था ना, अभी भी आता है टिप टाप वाला पेन, मान लो उसके अंदर ये स्प्रिंग, ठीक है। अब क्या है कि जब हम लोग एक बार ऊपर से हाथ से, उंगली से, अंगूठा से प्रेशर अप्लाई किए, ठीक है, अंगूठा से प्रेशर अप्लाई किए, तो क्या हुआ, इसका निब पेन जो है, मान लो सारा चीज पेन के अंदर अरेंजमेंट है। एक मान लो ये रिफिल है,
इसके अंदर ऐसा स्प्रिंग कहीं फिटिंग किया हुआ है, ये नीब निकला हुआ है और इधर इस तरीके से। अब क्या हुआ, हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग के हेल्प से ये नीब यहाँ बाहर निकल जाता है। अब फिर दोबारा प्रेस करेंगे, नीब अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्टीफनेस मतलब क्या हम लोग समझेंगे कि हम लोग क्या करना पड़ा, कुछ ना कुछ तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है ना, यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाके ये प्रेस हो रहा है और तब जाके निब बाहर निकल पा रहा है और हम लोग लिख पा रहे हैं। और दोबारा जब प्रेस कर रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो वापस से वो अंदर चला जा रहा है। गाड़ी में भी जो शॉकर वगैरह होता है वहां पे भी स्प्रिंग होता है। ठीक है, अगर उतना स्टिफनेस वाला इस मतलब हम लोग, अब मान लो यहाँ पे क्या है कि इसको एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे जो अभी बता रहे थे ना टिप टॉप पेन वाला, कि मान लो यहाँ पे एक स्केल लगा दी इस तरीके से। ये क्या है, एक स्केल है कि हम लोग यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाए मान लो, और ये 5 mm मान लो अंदर गया। जो जो टिप्टा पेन है, जब एक बार हम 20 न्यूटन का अंगूठा से प्रेशर लगाएं तो 5 mm अंदर गया, तो इसका स्टीफनेस क्या होगा, मतलब 5 mm जाने के लिए 20 न्यूटन का प्रेशर लगा फोर्स लगाना पड़ा, प्रेशर नहीं फोर्स। तो 1 mm के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 1 mm जाने के लिए 4 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। तो स्टीफनेस क्या हो जाएगा इसका कि 4 न्यूटन पर mm, कि 1 mm अगर नीचे धकेलना है तो हमको 4 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो गाड़ी में शॉकर होता है, या रेलवे वगैरह में देखते नहीं हो कि डब्बा वगैरह में देखना, जहाँ पे उसका व्हील रहता है वहां पे भी स्प्रिंग रहता है। तो ये स्प्रिंग का हार्डनेस क्या होगा, ये स्प्रिंग का मतलब स्टिफनेस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। कि जितना एक बोगी मान लो 72 पैसेंजर बैठता है, ठीक है, पैसेंजर जो गाड़ी का मतलब रेलवे का जो बोगी होता है उसमें 72 आते हैं पैसेंजर, तो 72 पैसेंजर का वेट मान लो ये बर्दाश्त कर पा रहा है, तो इसका हो सकता है कि ये 50 न्यूटन पर mm होगा। कि 1 mm धकेलने के लिए यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। तो स्टिफनेस मतलब क्या, कि लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, कि 1 यूनिट डिफ्लेक्शन करने के लिए कितना लोड हम लोग को देना पड़ रहा है, ये स्टिफनेस कहलाता है। तो जहां पे ज्यादा लोड देना पड़ रहा है, जहां पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है 1 यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए, तो वो उतना ज्यादा स्टीफ होगा। क्या होगा, वो उतना ज्यादा स्टीफ होगा। तो ये स्टीफनेस का डिफिनेशन है। ठीक है, ये स्टीफनेस का डिफिनेशन है। और एक आता है रिजिलेंस। रिजिलेंस क्या होता है कि जो एनर्जी स्टोर होता है ना, मान लो हम लोग स्प्रिंग का एग्जाम्पल है, यही एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को खींचें, स्प्रिंग को खींचे तो क्या हुआ, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ। ये स्प्रिंग खींचे हम लोग, इधर अपना फोर्स अप्लाई करके खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो भी है कि अपना मतलब खींचना चाह रहा है अपनी ओर। ठीक है, वो भी अपनी ओर खींचना चाह रहा है, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है, तो यही रिजिलेंस कहलाता है। कि मतलब इलास्टिक लिमिट तक जितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, यही किसी मटेरियल का रिजिलेंस कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रिजिलेंस। एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन था कि ये सब डिफिनेशन याद रखना है, थोड़ा सा जानना चाहिए कि स्टिफनेस क्या होता है, रिजिलेंस क्या होता है। तो यही रिजिलेंस होता है कि मान लो हम लोग एक देखते हो जिम वगैरह में जाते हैं, तो एक देता है ना इस तरीके से, इस तरीके से रहता है कि अब दोनों हाथ से ऐसे पकड़ो, एक हाथ से इसको प्रेस करने की कोशिश करो, कितना हार्ड रहता है ये। जब प्रेस करते हो तो क्या होता है, ये वापस से इधर फेंकने की कोशिश करता है ना, प्रेशर मतलब फोर्स अप्लाई करता है। तो क्या हो गया कि इसके अंदर जब हम लोग इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं हाथ से, तो क्या हो रहा है, ये अंदर इधर से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया है, ये भी उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रहा है, यही रिजिलेंस कहलाता है। ठीक है, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुआ वही रिजिलेंस कहलाया। और मैक्सिमम लिमिट, जो इलास्टिक लिमिट है, कि इलास्टिक लिमिट की अगर इस लिमिट से बाहर खींच देंगे तो वापस अपना पोजीशन में आएगा नहीं। तो अप टू इलास्टिक लिमिट तक जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, ये अगर इलास्टिक लिमिट स्पेशल हो गया तो उस केस में उसको प्रूफ रिजिलेंस बोला जाता है। प्रूफ या रिजाइलेंस भी बोल सकते हो, या रिजिलेंस, जो पढ़ना है पढ़ो। प्रूफ रिजिलेंस बोलते हैं कि इलास्टिक लिमिट तक जितना एनर्जी
वो स्टोर्ड करके रखेगा, तो वो रेजिलियंस कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफिनेशन था, डिफिनेशन सभी को पता होना चाहिए। खाने वाली भिंगरी भी आती थी ना, पता नहीं क्या बोल रहे हो भिंगरी वगैरह। तो हुक्स लॉ का ध्यान रखना हमेशा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेस होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एक तरीके से जो स्ट्रेस है ना, जो प्रेशर का जो यूनिट होता है, एक तरीके से स्ट्रेस क्या है, प्रेशर है। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, एक तरीके से प्रेशर है। मतलब स्ट्रेस का यूनिट पास्कल हो सकता है, ये भी पास्कल, प्रेशर जब पास्कल है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पास्कल होता है। और अगर कहीं 1 न्यूटन पर mm² दिया हुआ रहता है तो ये मेगा पास्कल होता है, ध्यान देना। तो बहुत बार क्वेश्चन तुमको दिखेगा न्यूटन पर mm² में, ठीक है, तो वो मेगा पास्कल, सीधा ये मेगा पास्कल हो जाता है। क्यों, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, मेगा पास्कल मतलब क्या, 10⁶ पास्कल, यही ना, मतलब 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे चेंज कर लो, ये 1 न्यूटन है, 1 mm कितना होता है, 1/1000 मीटर हो जाएगा, ये स्क्वायर कर लो तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे यार, तो क्या हो गया, 10⁶ क्या हो गया, एक तरीके मेगा पास्कल हो गया ना। तो ये ध्यान देना कि जहाँ पे भी अगर न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया है मतलब वो सीधा क्या हो गया, मेगा पास्कल में, तुमको वहाँ कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। और स्ट्रेन क्या होता है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट क्या हो गया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब है कि प्रोपोर्शनल को हटा के हम लोग कांस्टेंट लाएंगे, और ये जो कांस्टेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो कांस्टेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा देखा जाए तो क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया। ठीक है, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन वगैरह तुम लोग से पूछ सकता है निकालने के लिए कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो क्या है, चेंज इन लेंथ मान लो मीटर कुछ रहेगा, नीचे भी सेम यूनिट रहेगा, तो स्ट्रेन का यूनिट कैसा हो जाएगा, तो स्ट्रेन यूनिट लेस हो जाएगा। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर लेंथ रहेगा यूनिट रहेगा वही नीचे भी रहेगा। तो लेंथ लेंथ का रेशियो है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। देखो यहाँ पे कि इस तरीके से कोई बॉडी मान लो टंगा हुआ है जिसका लेंथ एल है, और हम लोग इस पे एक एफ फोर्स लगाए हुए हैं। जब एफ फोर्स लगाए हुए हैं तो क्या हुआ, ये लेंथ इसका डेल्टा एल से बढ़ गया। ठीक है, डेल्टा एल से बढ़ गया, तो स्ट्रेन क्या होगा, तो ये जितना लेंथ से बढ़ा है ये, अगर मान लो ये टोटल लेंथ L2 हो गया और ये लेंथ L1 मान लो दिया हुआ है, तो कितना लेंथ से बढ़ेगा, L2 माइनस L1, यही बढ़ा है, तो स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ ये जो L1 था, L1 लिख दो। ठीक है, तो स्ट्रेन कैसा होगा, क्योंकि लेंथ लेंथ का यूनिट है तो स्ट्रेन यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, यूनिट लेस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। स्ट्रेन कैसा है, यूनिट लेस है, तो स्ट्रेस का जो यूनिट था वही इलास्टिसिटी का लिमिट हो जाएगा, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, जो भी दिया हुआ रहेगा, जो यूनिट में स्ट्रेस रहेगा वही यूनिट इलास्टिसिटी का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस स्लाइड में हम बता रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट स्लाइड में जो बताए थे हुक्स लॉ क्या होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लोग एक कांस्टेंट लाएंगे, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन क्योंकि यूनिटलेस होता है इसलिए इलास्टिसिटी मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट वही रहेगा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा।
ठीक है।